हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य बतलाइए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जेबीटी और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ सामान्य कक्षा के बालकों के साथ शिक्षित करना और समय समय पर विशेषज्ञ निरीक्षण करके बालकों की सहायता करता है। विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षा के उपरांत अन्य समय देना और विशिष्ट बालक अधिक समय विशेष अध्यापक के साथ व्यतीत करें और कुछ समय सामान्य छात्रों के साथ व्यतीत करें। बालक का पूर्णतया विशेष कक्षा में रहना और विशिष्ट शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार दी जानी चाहिए। बालक को वही रखना चाहिए जहाँ पर उसकी अधिकतम उन्नति हो सके। इन पॉइंटों से हम एक बात समझ रहे हैं कि कक्षा के अंदर कुछ बच्चे सामान्य होते हैं, कुछ बच्चे असामान्य होते हैं। ठीक है, जो बच्चे सामान्य हैं वो हम और आपके जैसे, और कुछ होते हैं असामान्य। असामान्य में मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हो सकते हैं और असामान्य में वो बच्चे भी हो सकते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हों, अपंग हों। और वो भी अपंग किस तरह से हों, मान लो अर्ध अंधे हों, भाई उनको कोई शारीरिक बीमारी हो, कोई मानसिक बीमारी हो, कोई पोलियोग्रस्त हो, तो इस तरह के जो बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और ऐसे बालकों के लिए, चाहे वो बच्चे प्रतिभावान हो, चाहे बच्चे वो विशिष्ट हों, उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अलग से की जानी चाहिए। एक अच्छी विशिष्ट शिक्षा में क्या बातें हो सकती हैं, आइए इसको जान लेते हैं। सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए। गांव हो या शहर हो, दोनों ही जगह पर ऐसी शिक्षा का प्रावधान हो। बालकों को पहले से ही ढूंढ निकालना चाहिए। अनिवार्य रूप से प्राइमरी से माध्यमिक तक तो कम से कम उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छी निर्देशन सेवा का विस्तार किया जाना चाहिए और इसका क्षेत्र न केवल स्कूल होना चाहिए बल्कि घर और अस्पताल भी होने चाहिए। विलक्षण बालकों तथा असक्षम बालकों के माता पिता को भी निर्देशन दिया जाना चाहिए और अध्यापकों के प्रशिक्षण की समय समय पर व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूल तथा समुदाय के साधनों में सहयोग की भावना हो और समुदाय, राष्ट्र और राज्य सभी का भाग लेना आवश्यक है। तो ये हमारा है भाई, विशिष्ट जो शिक्षा होती है उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला बटन है उस पर ऑल पे कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षा के जो उद्देश्य सामान्य बालकों के लिए हैं वही उद्देश्य विशिष्ट बालकों के लिए भी होते हैं। उनके लिए कुछ विशेष उद्देश्य भी हैं। उनकी शिक्षा अध्यापक, पाठ्य सामग्री व सहायक सामग्री विशेष है। उनके लिए विशेष शिक्षा के लिए विशेष दर्शन, विशेष विधि और विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा के लिए प्रशासन और निरीक्षण के क्या सिद्धांत हैं? विशेष शिक्षा का उत्तरदायित्व निश्चित कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को विशेष शिक्षा के लिए इमारत, सामान, अध्यापक आदि का प्रबंध करना, क्योंकि कभी कभी शिक्षा निर्देशक इस बात के लिए उत्तरदायी छोटे शहरों में अधीक्षक ही ये काम कर सकते हैं। बालकों और बालिकाओं के संरक्षकों को विशेष शिक्षा के प्रोग्रामों के उद्देश्य और कार्यों से परिचित कराना चाहिए और ऐसी शिक्षा के अंदर बच्चों के लिए कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्रबंधकर्ताओं को यह अवश्य जानना चाहिए कि विशेष शिक्षा में अवश्य अधिक खर्च होगा, मतलब इस शिक्षा के अंदर खर्च अधिक होगा, अतः जिले व राज्य को भी अधिक खर्च करना चाहिए। स्कूल प्रशासन और बालकों का उचित निरीक्षण करवाएं तथा उन्हें उचित कक्षा में रखवाएं। उन्हें बालकों की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। यह निश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षित व्यक्ति होने चाहिए कि बालकों को विशेष शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टरी निरीक्षण को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
प्रशासन को उचित इमारत और सामान का प्रबंध करना चाहिए। बालक बालिकाओं को विशेष कक्षा में भेजने के लिए प्रशासन के पास विशेष नीति का प्रावधान होना चाहिए। प्रशासन सभी बालकों की रुचि के अनुसार योजना बनाए और विद्यार्थी विशेष कक्षा में कुसमायोजित ना हों, ऐसा ध्यान रखें। प्रशासन ऐसी योजना बनाए कि विशेष कक्षा के सभी बालक औसत बालकों से संबंध स्थापित कर सके। प्रोग्राम में पत्राचार प्लान भी होना चाहिए। समाज समुदाय को इसे समझना चाहिए। बालकों के सामाजिक व्यावसायिक सामंजस्य पर विशेष जोर देना चाहिए और प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि विशेष शिक्षा का आयोजन व्यक्तिगत रुचियों और योग्यताओं या आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। ये था हमारा क्वेश्चन, विशेष शिक्षा के लिए निरीक्षण के क्या सिद्धांत हैं और उसका क्या हम ध्यान रख सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदबुद्धिता का अर्थ बताएं और उसका वर्गीकरण करें। सन 1913 तक मंदबुद्धि और पिछड़े हुए बालकों में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता था, परंतु इसी वर्ष इंग्लैंड में मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट आया। यह आया 1913 के अंदर और मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन करना शुरू किया। मंदबुद्धि बालकों को सरकारी परिभाषा में इस प्रकार बताया गया कि मानसिक मंदता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। इसका आरंभ बालक के विकास की अवधि में होता है। यह निम्नलिखित में से एक या दो या उससे अधिक अनुकूल व्यवहार की कमी द्वारा संबंधित रहती है। और इसमें क्या आता है, परिपक्वता, अधिगम और सामाजिक समायोजन। स्किनर ने इसे मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि, मेंटल रिटार्डेड या मेंटली डेफिशिएंट, विकल बुद्धि, मेंटली हैंडीकैप्ड, धीमी गति से सीखने वाले स्लो लर्नर्स, पिछड़े हुए बैकवर्ड और मूड डल कहा है। मंदबुद्धि का क्या अर्थ है? मंदबुद्धि बालक में सोचने, समझने और विचार करने की क्षमता कम होती है। करो के शब्दों में जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है उन्हें मंदबुद्धि कहा जाता है। स्किनर ने लिखा है, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते उन्हें हम मंदबुद्धि की संज्ञा दे देते हैं। मंदबुद्धि के प्रकार क्या हैं, इसको जान लेते हैं। बालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मंदित मना बालक और धीमी गति से सीखने वाले। मंदी मना बालक कौन से होते हैं? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से भी कम हो उन्हें अल्प मानसिक न्यूनता की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में सामान्य से नीचे बुद्धि वाले को की भी गणना करते हैं, जिसमें जड़, मूड और मूर्ख बुद्धि आती है। बहुत से अभिभावक यह विश्वास नहीं करते कि उनके बालक मानसिक रूप से मंद हैं। यदि बालक अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं कर पा रहा है तो सोचते हैं कि वह मेहनत नहीं करता या मेहनत से नहीं पढ़ता जितनी उसे करनी चाहिए। ऐसा बालक साधारण ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। अतः अध्यापक अभिभावकों को उनके बालकों के मानसिक विकास के संबंध में अवगत कराए, जिससे वे अपने बालकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था कर सकें। अभी एक टेबल है, इसको एक बार समझ लेते हैं। मानसिक न्यूनता की श्रेणी, शब्द जो उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं और लगभग उनका जो IQ लेवल है वो कितना है और विद्यालय में उनकी जो आयु है प्रतिशत वो कितना है। गंभीर मंदितमना ये होती है जड़ बुद्धि और 0 से 19 आती है। साधारण मंदितमना हीन बुद्धि होती है, 20 से 49 49 का इसका IQ लेवल होता है। और मध्यम मंदितमना दुर्बल बुद्धि ये 50 से 69 के बीच में आता है। और मंद मंदितमना या पिछड़ा हुआ बालक जिसको हम बोलते हैं, और ये 70 से 85 या 90 तक इसका IQ लेवल रहता है, उससे कम ही रहता है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालक या मंद बुद्धि वाले बालक कौन से होते हैं। अब इसको एक बार देख लेते हैं।
भी धीमी गति से सीखने वाले जो बालक हैं उनके लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। एक तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों की वैसी स्थिति में नहीं रखते जहाँ उनकी विफलता की भावना विकसित हो। उन्हें वही कार्य करने की को दें जिसमें करने में उनकी योग्यता हो, मतलब उनके ऊपर कोई भी ऐसा काम ना थोपें जिसमें उनको करने में परेशानी हो। उनमें आत्म प्रतिष्ठा की भावना बनाएं और आत्मविश्वास उत्पन्न करें। उनको सीखने के लिए वह कार्य दें जो साधारण है और वे उस कार्य को नहीं दें जो उनको वो कर नहीं सकते या मतलब उनको परेशानी उसमें होती है। पाठ को बार बार दोहराया जाए ताकि पाठ अधिक अच्छी तरह से याद हो जाए। विषय को छोटे छोटे पाठों की श्रृंखला में पढ़ाएं जो थोड़े समय में ही पूरे किए जा सकते हैं। उनसे देर तक पाठों पर ध्यान लगाने को नहीं कहना चाहिए और उनके लिए प्रोग्राम प्रणाली की प्रविधियाँ उपयोगी हों और छोटे छोटे पाठ पदों में पाठ को पढ़ाएं। इस बात का लेखा रखें कि उन्हें कार्य दिया गया है उन्हें वो पूरा किया या नहीं किया, मतलब ये रखने वाली बात है। अब ऐसे बच्चों की आप पहचान कैसे करोगे? इनकी शैक्षिक निष्पत्ति निम्न होती है, मतलब जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो निम्न स्तर की होती है। ये प्राय शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर पाए जाते हैं और इनकी निम्न बुद्धि लब्धि द्वारा भी इनको पहचाना जा सकता है। निम्न शैक्षिक और शारीरिक आलेख पत्र भी पहचान में सहायक हो सकते हैं और व्यक्तिवृत्त अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। और इनका जो आप पहचानने का जो आधार बनाओगे वो क्या हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है और व्यवहारिक हो सकता है। और ऐसे बच्चों की जो विशेषताएं हैं वो क्या देखने को मिलेंगी आपको? दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा रहती है, दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा। दूसरों को ये मित्र बनाना चाहते हैं लेकिन दूसरे इनको मित्र बनाने नहीं चाहते। विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा इनके चेहरे पर दिखाई पड़ती है। संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन की भावना मिलेगी। सीखी हुई बात को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाई आती है। व्यक्ति घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं, मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास और दूसरों की चिंता न करने करके केवल अपनी चिंता करने का ये प्रयास करते हैं। किसी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना करते हैं और कार्य और कारण के संबंध में ऊट-पटांग धारणाएं करते हैं। और उदाहरण अपनी बीमारी के लिए थर्मामीटर पर ही ये दोष लगा सकते हैं। और आत्मविश्वास का इनमें भाव होगा। बुद्धि लब्धि इनकी जो 50 से 70 या 75 तक ही होती है और विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार जैसे प्रेम, भय, मौन, चिंता, विरोध, पृथकता या आक्रमण पर आधारित व्यवहार होता है। इनका बहुधा भावपूर्ण व्यवहार इनका होता है। और ऐसे बालकों की अगर रोकथाम करनी है इनकी मंदता का कारण ये उस क्या हो सकता है, कारण भी एक बार देख लेते हैं। कारण क्या हो सकता है? एक तो प्रसव पूर्व कालिक कारण, जन्म से पूर्व पैदा होने अर्थात 7 माह का जो बालक होता है भिन्न, या फिर जन्म पूर्व गर्भ के रोग जैसे पोलियो, किसी ग्रंथि में विकार आदि। प्रसवोत्तर कालिक कारण, जन्म के समय मस्तिष्क में सूजन आना या मस्तिष्क पर आघात लगना। और उसके बाद अन्य कारण हो सकते हैं, आपसी झगड़े हो सकते हैं, घर के अंदर मद्यपान, गरीबी आदि का दुष्प्रभाव भी मानसिक बंधुता का कारण होता है और परिवार का वातावरण व अभाव भी इसका कारण बन जाता है। समुचित वातावरण या वंशानुक्रम के अभाव में भी बालक मानस मंदता का शिकार हो जाता है। और ऐसी बालकों की मतलब अगर रोकथाम करनी है मंदता की तो क्या कर सकते हैं आप? बालकों का सम्मान करना चाहिए, बालकों की सहायता, परामर्श और निर्देश देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बालकों को 1 या 2 हस्तशिल्पों की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वयं शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिए। बालकों को श्रम का महत्व सामूहिक रूप से सिखाया जाना चाहिए और धीमी गति से बच्चों को पढ़ाना और अपने पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना। बालकों के साथ में जो आपका व्यवहार होना चाहिए प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता का हो। बालकों के स्वास्थ्य और समस्याओं और सामाजिक दशाओं का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान होना चाहिए। बाल मंदबुद्धि व पिछड़े बालकों को पढ़ाने के लिए सरल विविध विधियों और मूर्त वस्तुओं और सामूहिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। और शिक्षक को रोचक बनाने के लिए शिक्षण अगर रोचक बनाना तो सभी प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। और बालकों में संवेगात्मक संतुलन व सामाजिक समायोजन के गुणों का विकास हो और शिक्षक को बालक की कमियों का पूर्ण ज्ञान हो व ताकि उसमें धैर्य और संकल्प के गुण हों ताकि वह बच्चों की मंद गति से
उनके लिए प्रयास किया जा सके। अब ऐसे बालकों के लिए शिक्षण की जो पद्धतियाँ हैं वो क्या हो सकती हैं? ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, मतलब ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय हों और विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना हो, अच्छे अध्यापकों की उसमें नियुक्ति की जाए, छोटे समूह में शिक्षा दी जाए, विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए और विशिष्ट विद्यालयों का संगठन, अध्ययन के जो विषय होते हैं वो उनकी रुचि के अनुसार हों, हस्तशिल्पों की शिक्षा दी जाए, सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा दी जाए और विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग ऐसे बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानसिक मंदता या विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा की का प्रावधान। अगर आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।